22 अगस्त 1907 का दिन था। जर्मनी के स्टुटगार्ट में एक इंटरनेशनल सोशलिस्ट कॉन्फ्रेंस चल रही थी। कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लेने वाले सभी देशों के झंडे वहां फहराए गए, लेकिन भारत के लिए ब्रिटेन का झंडा लहराया गया, क्योंकि उस समय भारत पर अंग्रेज़ों का राज था। लेकिन इसी कॉन्फ्रेंस में एक ऐसी शख्स मौजूद थीं जिन्हें ये बिल्कुल गवारा नहीं था कि भारत के झंडे की जगह किसी और देश का झंडा फहराया जाए। तब तक भारत का कोई औपचारिक झंडा था भी नहीं। तब वो अपने साथ एक ऐसा झंडा लेकर आई जिसे अब तक किसी ने नहीं देखा था। इस झंडे में हरे, पीले और लाल रंग का इस्तेमाल किया गया था। ऊपर हरा, नीचे लाल और बीच में पीला रंग। हरे रंग के ऊपर 8 कमल के फूल बनाए गए थे और नीचे लाल रंग पर चांद और सूरज और बीच में लिखा था वंदे मातरम। आज हम भारत के झंडे को जिस रूप में जानते हैं ये उससे बिल्कुल अलग था, लेकिन ये कहना गलत नहीं होगा कि यही झंडा भारत के झंडे का पहला वर्जन था। इसी को बदलकर तिरंगे को वो रूप मिला जिसके आगे आज हम नतमस्तक होते हैं, जिसे देखते ही हाथ खुद ब खुद सलामी देने के लिए उठ जाते हैं और मुंह से निकल आता है जय हिंद। आज तिरंगा फहराना शान की बात है, लेकिन एक दौर वो था जब तिरंगा लेकर घूमना भी बहादुरी का काम था। उस दौर में एक महिला ने पहली बार देश तो छोड़िए विदेश में भारतीय तिरंगा लहराने का दम दिखा दिया था, जिन्हें फिर इसी कारण इतिहास में खास जगह मिली। जी, ये कहानी है आज़ादी से 4 दशक पहले विदेश में पहली बार भारत का झंडा फहराने वाली बहादुर महिला भीकाजी कामा की, जिनके नाम पर आज देश भर में कई रास्ते और इमारतें मौजूद हैं, लेकिन फिर भी उनके बारे में कम लोग ही जानते हैं। भीकाजी कामा को मैडम कामा और भीकाजी दोनों नामों से जाना जाता है। 24 सितंबर 1861 को तब बॉम्बे कहे जाने वाले मुंबई के एक रईस पारसी परिवार में भीकाजी पटेल का जन्म हुआ। इनके पिता एक व्यापारी थे। भीकाजी ने अपनी पढ़ाई बॉम्बे से ही की। उस दौर में भारतीय राष्ट्रवादी आंदोलन अपनी जड़ें जमा रहा था। भीकाजी इस माहौल से प्रभावित हो गई और बहुत कम उम्र में ही उनका ध्यान राजनीतिक मुद्दों की ओर हो गया। 24 साल की उम्र में एक जाने माने वकील रुस्तम जी कामा से उनकी शादी हो गई। वो भी बॉम्बे के प्रतिष्ठित परिवारों में से थे। रुस्तम जी कामा अंग्रेज़ों के काफ़ी करीब थे। उन्हीं के जरिए वो राजनीति में भी उतरना चाहते थे, लेकिन पत्नी भीकाजी को पति का अंग्रेज़ों के साथ यूँ उठना बैठना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। रुस्तम जी अंग्रेज़ों की तारीफ़ें करते नहीं थकते थे और भीकाजी अंग्रेज़ों की आलोचना करती नहीं थकती थी। रुस्तम जी कहते थे कि अंग्रेज़ों के कारण देश तरक्की कर रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर सुधर रहा है। वहीं भीकाजी का कहना था कि भारत के लोग जिंदगी भर अंग्रेज़ों की गुलामी करके नहीं जी सकते। गुलामी तरक्की नहीं है। विचारों के इन्हीं मतभेदों के कारण उनके वैवाहिक जीवन में भी समस्याएं आने लगीं। इसीलिए भीकाजी सामाजिक कार्यों में अपना समय बिताने लगी। सोशल वर्क्स में वो इस कदर खो गई थीं कि उन्होंने खुद के बारे में सोचना ही छोड़ दिया था और इसका बहुत बड़ा मोल उन्हें चुकाना पड़ा था। बात है 1896 की। बॉम्बे में बबूनिक प्लेग की बीमारी फैल गई। ये वो दौर था जब बॉम्बे में काम की तलाश में जगह जगह से लोग आकर बसने लगे थे। हर हफ्ते प्लेग से करीब 2000 लोगों की मौत हो रही थी। इस दौरान शहर के जे हॉस्पिटल और ग्रैंड मेडिकल कॉलेज में प्लेग के कारणों और उसके इलाज के तरीके खोजने के लिए रिसर्च लैब सेटअप की गई। भीकाजी कामा ने इस टीम को ज्वाइन कर लिया और वो लोगों की सेवा में लग गई। उस दौर में आज की तरह पीपीई किट जैसे प्रोटेक्टिव कवर्स नहीं थे। इसी कारण भीकाजी कामा खुद भी प्लेग की चपेट में आ गईं। वो इतनी बीमार हो गईं कि घर वालों ने उन्हें इलाज के लिए लंदन भेजने का फैसला कर लिया। भीकाजी लंदन चली तो गईं, लेकिन फिर कभी लौटकर वापस भारत नहीं आ पाईं। इसके पीछे कारण था उनकी देशभक्ति की भावना।
1902 का वो साल था जब भीखाजी कामा लंदन पहुंच गईं। लंदन में उनकी मुलाकात क्रांतिकारी नेता श्यामजी कृष्ण वर्मा और दादा भाई नारोजी से हुई। नारोजी लंदन इंडियन सोसाइटी और इंडियन नेशनल कांग्रेस दोनों के अध्यक्ष थे। साथ ही वो पहले ऐसे भारतीय थे जो चुनाव जीतकर ब्रिटेन की संसद में पहुंचे थे। भीखाजी उनसे बहुत प्रभावित हुईं। तबीयत ठीक होते ही उन्होंने नारोजी की सेक्रेटरी के रूप में काम करना शुरू कर दिया। उन्हीं के कारण वो ऐसे लोगों के संपर्क में आईं जो भारत को आज़ादी दिलाने की दिशा में काम कर रहे थे। भारत में रहते हुए वो अपनी जैसी सोच वाले लोगों के साथ उठ बैठ नहीं पाती थीं। सामाजिक ताना बाना ऐसा था कि रईस घर की महिलाएं सोशल वर्क तो कर सकती थीं, लेकिन भाषणबाजी नहीं। अंग्रेज़ों के खिलाफ तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि पति का तो उनसे रोज़ का मिलना जुलना था। लंदन आकर उन्हें ये आज़ादी महसूस हुई। वो अपने विचार खुलकर अपने साथियों के सामने रख सकती थीं। इसी कारण लंदन के मशहूर हाइड पार्क में उन्होंने अंग्रेज़ों के खिलाफ खूब भाषण दिए। पर इसका नतीजा ये हुआ कि कुछ सालों बाद जब उन्होंने भारत वापस जाने के लिए अर्जी लगाई तो अंग्रेज़ी हुकूमत ने उनके आगे एक शर्त रख दी। कहा कि उन्हें भारत जाने की इजाज़त तभी मिलेगी अगर वो ये लिखकर देंगी कि भारत को आज़ाद करवाने के लिए वो कोई आंदोलन नहीं करेंगी और ब्रिटिश सरकार के खिलाफ कुछ नहीं बोलेंगी। भीखाजी को ये शर्त बिल्कुल मंजूर नहीं थी। तब उन्होंने फैसला कर लिया कि भले ही उन्हें सारी जिंदगी परिवार से दूर रहना पड़े, मगर वो भारत की आज़ादी की लड़ाई जारी रखेंगी। भारत की आज़ादी के लिए कई क्रांतिकारी भारत से बाहर अंतर्राष्ट्रीय समर्थन बनाने के काम में जुटे थे। मैडम कामा भी इसी काम में लग गईं। उन्होंने उस दौर में वीडी सावरकर, एमपीटी आचार्य और हरदयाल समेत कई क्रांतिकारियों के साथ काम किया और इसी दौरान वो वीर सावरकर द्वारा तैयार झंडा लेकर जर्मनी पहुंच गईं, जहां इंटरनेशनल सोशलिस्ट कॉन्फ्रेंस नाम का एक सम्मेलन चल रहा था। ये सम्मेलन 7वीं बार हो रहा था, जिसमें 25 देशों की सोशलिस्ट पार्टीज हिस्सा ले रही थीं। करीब 900 लोग वहां मौजूद थे। भारत की ओर से वीरेंद्र चट्टोपाध्याय और भीखाजी कामा इसमें हिस्सा ले रहे थे। पूरे डेलीगेशन के सामने भीखाजी कामा ने अपना भाषण शुरू किया। हाथ में झंडा लिए स्टेज पर से वह बोली, ये आज़ाद भारत का झंडा है। मैं आप सबसे विनती करती हूँ कि खड़े हों और इसे सलाम करें। कॉन्फ्रेंस में ब्रिटिश सरकार के लोग भी शामिल थे। जाहिर है मैडम कामा के इस जुर्रत ने उन्हें चौंका दिया, लेकिन वो इतनी कॉन्फिडेंस से, इतनी निडरता से बोली थीं कि उनकी रिक्वेस्ट पर सभी लोग खड़े हो गए और सभी ने भारत के झंडे को सलाम किया। अंग्रेजी राज के दौरान ये पहली बार था जब भारत के झंडे को इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर स्टैंडिंग ओवेशन मिला था। इतना ही नहीं, उन्होंने सभी को ये भी बताया कि सूखे और प्लेग के कारण भारत के क्या हालात हैं, कैसे अंग्रेज़ों के राज में गरीब मर रहे हैं। उन्होंने अपने भाषण से पूरी दुनिया को ये दिखा दिया था कि अब भारत ये सब सहन नहीं करेगा और वो अब अंग्रेज़ी राज से आज़ाद होना चाहता है। हालांकि भारत को आज़ादी इससे 40 साल बाद मिली, लेकिन भीखाजी कामा के इस साहसी कदम ने अंग्रेज़ों की जड़ें ज़रूर हिला दी थी। ब्रिटिश सरकार ने भीखाजी कामा पर पैनी नज़र रखनी शुरू कर दी थी। ब्रिटेन में रहकर भारत की आज़ादी के लिए लिखना अब उनके लिए मुश्किल होता जा रहा था। इसलिए 1909 में वो लंदन से भागकर पेरिस चली गई और वहीं रहने लगी। वहाँ भारतीय क्रांतिकारी एक दूसरे से मिलने के लिए भीखाजी कामा के घर का इस्तेमाल करने लगे। यहीं से भीखाजी कामा ने होम रूल लीग की शुरुआत की। उनके क्रांतिकारी लेख यूरोप के कई शहरों में छपा करते थे, जिनके जरिए वो अपने देश की आज़ादी की हक की मांग बुलंद करती थीं। कुछ ही महीने बाद उन्होंने एक वीकली मैगजीन की भी शुरुआत कर दी, जिसका नाम रखा वंदे मातरम। उनके लेख तस्करी के जरिए भारत के पौंडीचेरी तक पहुंचने लगे थे। भीखाजी फ्रेंच सोशलिस्ट पार्टी की मेंबर भी बन गई थी। उनके ये कॉन्टैक्ट्स भारत में उनके साथियों को सुरक्षा दिलाने में मदद करने लगे थे। ब्रिटिश सरकार को भीखाजी का ये खेल समझ आने लगा,
इसलिए 1910 में उन्होंने फ्रेंच गवर्नमेंट से कहा कि भीकाजी को वापस ब्रिटेन भेज दिया जाए, लेकिन फ्रेंच सरकार ने उनकी इस डिमांड को खारिज कर दिया। सब सही चल रहा था कि 1914 में पहला विश्व युद्ध शुरू हो गया। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान फ्रांस ब्रिटेन के साथ मिलकर जंग लड़ रहा था। तब फ्रेंच गवर्नमेंट ने मैडम कामा को राजनीतिक कैदी बनाकर विशी नाम के एक शहर में भेज दिया। यहाँ वो करीब 3 साल तक रहीं। इसके बाद उन्हें एक दूसरे शहर जाने की अनुमति दी गई। 1918 में आखिरकार जब जंग खत्म हुई तो भीकाजी वापस पेरिस के अपने घर लौट आईं। 1935 तक वो अंग्रेज़ों के खिलाफ बोलने के अलावा महिलाओं के अधिकारों के बारे में भी जागरूकता फैलाती रहीं। वो कहती थीं कि भारत जब आज़ाद होगा तो भारत की औरतों के पास भी सब हक होंगे। हालांकि भारत को आज़ाद होता वो देख नहीं पाईं, क्योंकि 1935 में उनकी तबीयत काफ़ी ख़राब हो गई। स्ट्रोक के कारण उन्हें पैरालिसिस हो गया था। तब भी जब उन्होंने भारत जाने के लिए एप्लीकेशन लगाई तो अंग्रेज़ों ने फिर वही शर्त रख दी कि भारत जाकर आप हमारे खिलाफ कुछ नहीं बोलेंगी। 33 साल से ऊपर हो चुके थे उन्हें अपने देश से दूर हुए, और अब उनकी उम्र हो चुकी थी 74 साल की। वो जानती थीं कि अब वो कुछ ही दिनों की मेहमान हैं, इसलिए इस बार उन्होंने ब्रिटिश सरकार की इस शर्त को मान लिया। वो अपने प्राण अपनी भारत भूमि पर ही त्यागना चाहती थीं। भारत लौटने के 9 महीने बाद ही उनका देहांत हो गया, और इसी के साथ ही इतिहास में उनका नाम पहली ऐसी भारतीय महिला के रूप में दर्ज हो गया जिन्होंने पहली बार विदेश में भारत का झंडा लहराने की हिम्मत दिखाई थी। वो झंडा आज भी पुणे की केसरी मराठा लाइब्रेरी में प्रदर्शित है। भारतीय क्रांतिकारियों की सहायता करके देश के स्वतंत्रता आंदोलन में महान योगदान देने वाली आदर्श नारी मैडम भीकाजी कामा की इस दास्तान के साथ ही आज का ये शो हमें यहीं ख़त्म करने की इजाज़त दीजिए, इस वादे के साथ कि किसी और प्रेरक हस्ती की बेमिसाल कहानी लेकर फिर हाजिर होंगे। फिर मिलने तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।